गाइस, वेलकम बैक। आई नो आप लोगों ने काफी वेट किया है सीजन 2 का, तो लेके आ गई हूँ सीजन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 की शुरुआत होती है और हमें लूडिस को दिखाया जाता है, जो खाना लेकर जा रही होती है। तभी उसे मेड्स की आवाज सुनाई देती है। एक मेड बोलती है, हे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लेडी जितना हमने सोचा था उससे भी अच्छी है? दूसरी मेड बोलती है, हाँ, जब मैंने सुना था कि ड्यूक की बेटी यहाँ रहने को आ रही है तो मैं डर गई थी। क्या तुम्हें पता है, एक नोबल ने अपने नौकर को बहुत पीटा था क्योंकि उसके कपड़ों पर स्टेन रह गया था। मुझे लगा था हमारी लेडी भी उन्हीं जैसी होगी। दूसरी मेड बोलती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, हमारा कैसल इतना बदल गया। कोई एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? पहले तो मुझे चिंता थी, हम ये सब कैसे साफ करेंगे। हाँ, मैंने सुना था कि लेडी ने ओक ट्री को दोबारा जीवित करने के लिए सॉसरर को कहा था। एक और मेड बोलती है, मुझे भरोसा नहीं है कि वो सच में एनाटोल की परवाह करती है। अगर लॉर्ड ने ड्रैगन को ना मारा होता तो वो यहाँ कभी भी नहीं आती। दूसरी मेड बोलती है, एनी, ध्यान दो तुम क्या बोल रही हो। एनी बोलती है, क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। लॉर्ड ने उससे 3 साल पहले शादी की थी, तब वो कहाँ थी? पहली मेड बोलती है, ओह गुडनेस, क्या तुम ऐसा बोल रही हो? लेकिन तुम्हें लेडी द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। एनी बोलती है, तो क्या मैं वही पुरानी फटी हुई ड्रेस पहनूं? दूसरी मेड बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि सर्दियों में ये गर्म कपड़े पहनना अच्छा लगता है। ये सब हमारी लेडीशिप की वजह से है। लूडिस हल्का सा स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। वो सोचती है, जब हर लेडीशिप यहाँ आई थी तो एनाटोल की कुछ लोगों ने राहत महसूस की थी, लेकिन उतने ही लोग खुश नहीं थे। उनके परिवार के लिए वेले रूमर्स, लॉर्ड के ना होने पर उनकी अनुपस्थिति और किसी अजनबी के प्रति दुश्मनी। कुछ लोगों ने शुरू से ही उनका भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर नौकर नई मालकिन के साथ अनकंफर्टेबल थे। लूडिस मैक्सी के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। मैक्सी बोलती है, अंदर आओ। लूडिस खाना रखते हुए बोलती है, आपको ये ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए। मैक्सी बोलती है, ओके। लूडिस सोचती है, लेकिन जैसे ही नौकरों ने लेडी के एनाटोल के प्रति फिक्र और महल के मैनेजमेंट को देखा तो वे उनके प्रति नर्म पड़ने लगे। लूडिस बोलती है, अब मैं चलती हूँ। मैक्सी एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू। लूडिस खुश हो जाती है और सोचती है, ईमानदारी से कहूँ तो लॉर्ड का लेडी के लिए प्यार भी इस परिवर्तन में इम्पॉर्टेंट है। वो लेडी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो एक नाजुक सा ज्वेल हो जो हल्के से प्रेशर से टूट जाएगा। लॉर्ड अकेले महल में 3 लोगों का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें सिर्फ लेडी पर ही बनी रहती हैं। हालांकि लेडी को अटेंशन पसंद नहीं है, लेकिन वो इसके लिए ना भी नहीं करती। मैं उम्मीद करूंगी कि उनके दिन यहाँ पीसफुली जाएं। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी मैजिक सर्कल बना रही होती है। रूथ बोलता है, ये सरप्राइज की बात है कि आप इसमें बहुत अच्छी हैं और आप काफ़ी जल्दी सीख रही हैं। मैक्सी शर्माते हुए बोलती है, ये तो नेचुरल है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार करें तो वो आ ही जाता है। रूथ बोलता है, अगर हम इसी तरह करते रहें तो कल तक ये पूरा हो जाएगा। मैक्सी बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि मैजिक के लिए भी इतना पेपर वर्क करना पड़ता है। मैंने इमेजिन किया था कि ये इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगा। रूथ बोलता है, मैजिक एकेडमी की हाईएस्ट फॉर्म है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। आप इसे बस युद्ध में देख सकती हैं। मैक्सी खुश होकर पूछती है, तो आप मैजिक टावर की सॉर्सरर थे? रूथ थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है और बोलता है, हाँ, एक टाइम था जब मैं उनमें से एक था। देन हमें मैजिक टावर के बारे में बताया जाता है। ये है मेज टावर, जिसे नॉर्नुई भी कहा जाता है। ये जगह 5 फ्लोटिंग आइलैंड से मिलकर बनी है, जो समुद्र के ऊपर हवा में तैरते रहते हैं। इसे पुराने ज़माने के पावरफुल मेजेस ने बनाया था और यही जगह नए मेजेस का बर्थ प्लेस मानी जाती है। ये एक नॉलेज का भंडार है जहाँ सबसे पावरफुल सेजेस रहते हैं, और सबसे खास बात, ये एक न्यूट्रल टेरिटरी है, मतलब किसी साइड नहीं होती। इसकी रेप्यूटेशन इतनी फेमस है कि एक ऐसी लड़की तक भी पहुंच गई जो अकेली रहती थी और कभी अपनी दुनिया के बाहर नहीं गई। रूथ बोलता है, यहाँ के सॉर्सरर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब वो हाई मेज बनते हैं, क्योंकि डेंजरस और सीक्रेट नॉलेज सीखने की यही कीमत होती है। अगर कोई हाई मेज अपनी पावर्स का गलत यूज़ करे या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे तो उन्हें मेजेस की नज़र में रख लिया जाता है और फिर उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी मैजिक टावर में ही बितानी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। मैक्सी पूछती है, क्या इसकी इजाज़त है?
रूथ हल्का सा हंसकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, उनकी नज़रों में मैं एक गद्दार था, वे मेरे साथ वैसा ही बिहेव करते थे। मैक्सी सोचती है, क्या सभी सॉर्सरर्स इतने ही बेशर्म होते हैं? फिर वो पूछती है, तो तुम टावर छोड़ने के बाद रिफ्टन से मिले थे? रूथ बोलता है, हाँ, मर्सनरी बनने के बाद मैं उससे मिला था, तब तक वो काफ़ी फेमस हो चुका था। मैक्सी पूछती है, ऐसा कैसे? रूथ बोलता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं था? वो सिर्फ 16 साल का था, लेकिन फिर भी वो बहुत हैंडसम और स्ट्रांग था, और सच कहूँ तो वो थोड़ा पागल था। मैक्सी हैरानी से पूछती है, पागल? रूथ अपना सर पकड़कर बोलता है, उस आदमी को कोई डर ही नहीं था, वो सिर्फ एक डैगर के साथ ओगर से लड़ गया था। ये देखकर मैं हैरान रह गया, वो बिना पलक झपकाए ड्रेक के मुंह में घुस गया, सिर्फ उसका सर काटने के लिए। फिर वो थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, ये एक मिरेकल है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैक्सी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। मैक्सी पूछती है, क्या वो अभी भी ऐसा करता है? रूथ बोलता है, वो अभी भी अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं करता, लेकिन अब वो पहले की तरह जान का जोखिम नहीं लेता। शायद इसलिए क्योंकि अब वो इतना पावरफुल है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे भरोसा है कि ड्रैगन अभियान के दौरान उसने ऐसा किया था। ये सुनकर मैक्सी फ्लिंच होती है और बोलती है, उसने अभियान के दौरान क्या किया था? रूथ बोलता है, ये बताने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि सर रिफ्टन की स्वॉर्ड मैजिक को टेम्पोरेरीली अब्जॉर्ब कर लेती है और उसे ब्लेड ऑरा में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है, शायद इसे मॉन्स्टर के ब्लड और बाइल के कांटेक्ट में आने से मिला है। कंक्लूजन ये है कि सर रिफ्टन ने इस एबिलिटी का यूज़ अपनी स्वॉर्ड घुमाकर ड्रैगन ब्रेथ अब्जॉर्ब करने में किया था, नेचर का सबसे पावरफुल मैजिक, जिसने उसे ड्रैगन का सर काटने के लिए ऑरा ब्लेड का यूज़ करने दिया। ये बहुत रिस्की था, जरा सी गलती और वो राख बन जाता। इसी वजह से उसे कॉन्टिनेंट का सबसे ब्रेवेस्ट नाइट माना जाता है। ये सुनकर मैक्सी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है, मुझे नहीं पता था कि जिस कारनामे की वजह से उसे इतनी तारीफ मिल रही है, वो उसमें मर भी सकता था। फिर मैं उसे कभी जान ही नहीं पाती और मनहूस पहली शादी की रात की याद ही रह जाती और मैं हमेशा क्रॉयसो कासल के उस अंधेरे में बंद रह जाती। रूथ मैक्सी की तरफ देखता है, जो कांप रही होती है। वो बोलता है, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मुझे लगता है कि उस राउडी आदमी ने मुझे टैक्टलेस बना दिया है। शायद आपके साथ ये बात करना इम्प्रॉपर था। मैक्सी ज़बरदस्ती स्माइल करती है और बोलती है, ये मैंने ही पूछा था। वो सोचती है, सब ठीक हो जाएगा, ड्रैगन मर चुका है। और रूथ ने कहा कि रिफ्टन अब खुद को खतरे में नहीं डालता, लेकिन उसे जल्द ही किंग रूबन के बुलावे का जवाब देना होगा और एक नया अभियान लीड करना होगा, क्योंकि ये एक नाइट की ड्यूटी है। मैक्सी परेशान होकर सोचती है, लेकिन क्या होगा इस बार वो वापस ना आ पाए तो? मेरा क्या होगा? एनाटॉल का क्या होगा? अब मुझे एहसास हुआ है कि ये खुशी के पल कितने नाजुक हैं। फिर हमें रिफ्टन दिखाया जाता है। वो मैक्सी से कहता है, मैं 2 दिन बाद रेड पर जा रहा हूँ। मैक्सी हैरान होकर बोलती है, पार्डन? रिफ्टन बोलता है, पहाड़ों पर गॉब्लिन झुंड पाए जाने की रिपोर्ट मिली है, मुझे 4 या 5 दिन लग सकते हैं। मैक्सी पूछती है, क्या ये डेंजरस नहीं होगा? रिफ्टन बोलता है, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं गॉब्लिन से हर्ट हो जाऊंगा? ये सुनकर मैक्सी ब्लश करने लगती है। रिफ्टन बोलता है, गॉब्लिन खतरनाक नहीं होते, उन्हें मारना खरगोश के शिकार से थोड़ा मुश्किल है। मैक्सी बोलती है, अगर वे खतरनाक नहीं है तो उन्हें जाने नहीं दे सकते। रिफ्टन सीरियस होकर बोलता है, मैक्सी, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, क्या तुम मुझे इसे निग्लेक्ट करने का सुझाव दे रही हो? मैक्सी फ्लिंच होती है। रिफ्टन आगे बोलता है, गॉब्लिन भले ही डेंजरस ना हो, लेकिन वे तेजी से अपना नंबर बढ़ाते हैं। अगर हमने उनका सफाया नहीं किया तो बाद में ये बड़ी समस्या बन जाएगी। मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो। मैक्सी ऑकवर्ड होकर बोलती है, मुझे माफ करना, ये मेरी बड़ी गुस्ताखी थी। रिफ्टन बोलता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। वो उसे अपने पास बुलाता है। मैक्सी सीधा जाती है और उसे हग कर लेती है। रिफ्टन बोलता है, अब गेट स्टील के बने हैं, कल लिवरडॉन का कॉम्पेंसेशन आते ही प्रिजनर्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा। और रूथ ने बताया कि मैजिकल डिवाइस बस तैयार ही है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन सब ठीक रहेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से जाकर ठंडी जमीन पर सोने का विचार पसंद नहीं है। रिफ्टन मैक्सी का चेहरा पकड़ता है और धीरे से बोलता है, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी निभानी होगी। मैक्सी हाँ में सिर हिला देती है। फिर हमें दिखाया जाता है सो रहा होता है। मैक्सी सोचती है,
मुझे पता है, रिफ्टन नॉर्मल लोगों से अलग है। वो टेनिशियस है। वो दिन रात बिना थकान दिखाए काम करता रहता है। मुझे पता है, मुझे उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसे इतनी ठंड में जमीन पर सोते हुए सोचकर ही मेरा दिल टूट रहा है। क्या एक नाइट की वाइफ के तौर पर मेरी यही किस्मत है कि मैं इस अकेलेपन को सहने के लिए तैयार रहूं? वो सोचती है, शायद इसलिए नोबल्स अपना कमरा अलग रखते हैं और अपने जीवन साथी से दूरी बनाकर रखते हैं, ताकि वे उस तरह के दुख से खुद को बचा सके। क्या अब इसका मतलब है कि हम बहुत जुड़ गए हैं? फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। प्रोटेक्टिव बैरियर को चेक किया जा रहा होता है। ये देख सब काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। रिफ्टन बोलता है, अच्छा है, अब गेट्स खोल दो। फिर हमें रूथ दिखाया जाता है। वो बोलता है, क्या ये जरूरी था? रिफ्टन बोलता है, हमें सबको ये दिखाना होगा कि लोग मेरे यहाँ ना होने पर भी सेफ हैं। वो हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, ताकि कोई हम पर अटैक ना कर पाए। मैक्सी सोचती है, अब मैं समझ गई, ये केवल आर्टिफैक्ट को चेक करने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए था कि वे यहाँ सेफ रहेंगे। मैक्सी आर्टिफैक्ट की तरफ देखती है और सोचती है, वाओ, इसे बनाने के लिए 2 डिवाइस की जरूरत होती है। मुझे हैरानी है कि ये किससे बने हैं। वो हाथी के दांत जितने स्मूथ और पंपकिन जितना बड़ा है। मैक्सी रूथ से पूछती है, तुमने इसे किससे बनाया है? रूथ बोलता है, ये बेसिलिस्क की बोन्स से बना हुआ है। मैक्सी हैरान होकर बोलती है, बोन्स? रूथ समझाता है, ये ज्यादातर वाइवर्न्स, बेसिलिस्क और ड्रैगन की बोन्स से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्रीचर्स मैजिक के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ये सुनकर मैक्सी थोड़ी घबरा जाती है। रूथ बोलता है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? मुझे यकीन है कि आपने मीट खाते टाइम काफी बार बोन्स को छुआ होगा। मैक्सी बोलती है, लेकिन मॉन्स्टर की बोन्स अलग होती हैं। तभी रिफ्टन बोलता है, मैक्सी, कैसल में लौट जाओ। मैक्सी बोलती है, लेकिन आपका क्या? रिफ्टन बोलता है, मैं प्रिजनर्स को लिवार्डन एनवॉय को सौंप कर आऊंगा। वो रूथ और हेब्रॉन से कहता है, मैक्सी को एस्कॉर्ट करो, और आगे बोलता है, गॉब्लिन रेड के लिए तैयार हो जाओ। हेब्रॉन बोलता है, ठीक है, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर और बिस्तर में सो जाऊंगा। रूथ बोलता है, हाँ हाँ, क्या तुम पहले नहीं बोल रहे थे कि तुम कुछ एक्शन के लिए तरस रहे हो? हेब्रॉन बोलता है, तुम बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर सोने के लिए तरस रहे हो? हेब्रॉन बोलता है, तुम बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर सोने की तैयारी करो। रूथ बोलता है, मैं इसे विनम्रतापूर्वक मना करता हूँ। क्या तुम मेरे जैसे नाजुक सॉर्सरर को ऐसे मौसम में बाहर भेजना चाहते हो? ये तो मौत की सजा देने जैसा है। हेब्रॉन बोलता है, क्या तुम नाजुक हो? पूरी टीम में तुमसे ज्यादा मोटी चमड़ी किसी की नहीं है। मैक्सी उन्हें देखती है और ऑकवर्ड स्माइल करती है। वो सोचती है, मैं ये नहीं बता सकती कि वे घुल मिल रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। तभी रूथ बोलता है, होल्ड ऑन, क्या हम महल जाने से पहले बाजार जा सकते हैं? मेरे पास हर्ब्स और मैजिकल स्टोन्स खत्म हो गए हैं। मैं इतना बिजी था कि उन्हें लाने का टाइम ही नहीं मिला। हेब्रॉन बोलता है, अपने निजी काम अपने टाइम पर निपटा लो, अभी नहीं। वो मैक्सी की तरफ देखता है। मैक्सी ये देखकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है और सोचती है, मैंने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। तभी रूथ बोलता है, सर हेब्रॉन, कुड यू प्लीज ड्रॉप योर एटीट्यूड? ऐसा नहीं है कि हेडी लेडीशिप इन्फेक्टेड हैं या कुछ और। हेब्रॉन गुस्से में बोलता है, लेकिन मैंने ऐसा कब किया? रूथ बोलता है, वो अभी भी यही है और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो इनविजिबल हो। फिर वो मैक्सी से कहता है, सर्दी आने वाली है, उसके बाद पेडलर्स यहाँ नहीं आएंगे। मुझे जो खरीदना है वो मुझे अभी ही खरीदना होगा। मैक्सी बोलती है, क्या? उसकी बात पूरी होने से पहले ही रूथ बोलता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एनाटॉल का बाजार देखें। मैक्सी उदास होकर सोचती है, हाँ, क्योंकि मैं एनाटॉल की लेडी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है रूथ ने काफी सामान खरीद लिया होता है और वो काफी खुश दिख रहा होता है, लेकिन मैक्सी और हेब्रॉन थोड़े परेशान लग रहे हैं। रूथ बोलता है, ये मेरे हाई स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, लेकिन ये काम चलाऊ है। मैक्सी और हेब्रॉन दोनों सोचते हैं, झूठा, इसने सारी हर्ब्स और मैजिक स्टोन्स खरीद लिए। तभी मैक्सी पूछती है, रूथ, मर्चेंट ने पैसे लेने से पहले उनका वेट क्यों चेक किया? रूथ बोलता है, ये देखने के लिए कि सिक्के असली हैं या नहीं। आजकल नकली सिक्के काफी प्रचलन में हैं,
कुछ लोग असली कॉइन्स को शेव करके उनसे नए सिक्के बना लेते हैं। मैक्सी पूछती है, शेव्ड कॉइन्स? रूथ बोलता है, हाँ। क्या आप जानती हैं एक बास्केट होती है जिससे रियल कॉइन्स से उनकी धूल अलग करके फिर उनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं, लेकिन इससे उनका वेट कम हो जाता है। मैक्सी बोलती है, क्या ऐसा है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। रूथ बोलता है, लेकिन हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक कॉइन दिखाते हुए बोलता है, देखिए, हमारे पास बिल्कुल नए कॉइन्स हैं। जरा इनके नुकीले कोने देखिए। ये देख मैक्सी की आंखें चमक जाती हैं, लेकिन हेब्रॉन पर इसका कोई खास असर नहीं होता। हेब्रॉन बोलता है, तो इसलिए तुम 1 लिरम के लिए इतने कंजूस बन रहे थे? रूथ बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैक्सी किसी चीज को देख रही होती है और सोचती है, ये क्या है? और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है।